हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 30 अगस्त 2018 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 41 से लेकर के बाकी के 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एएलपी के इससे पहले के जो है एएलपी एंड टेक्नीशियन के जितने भी सेट्स का पेपर हुए थे, उन सभी सेट्स का हमने सॉल्यूशन अपलोड किया हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आरआरबी जेई के पेपर्स का भी सॉल्यूशन का सीरीज सोल्व करके हमने अपलोड किया हुआ कई सेट्स का, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कमांड उतनी ही अच्छी होती जाएगी उन टॉपिक्स पर। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको वो उतना ही याद हो जाएगी, और फिर उस क्वेश्चन को कितना भी घुमा के दे दिया जाए, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। 60 का 18% डैश के 54% के बराबर है, वो मान लिया x है ना। तो 60 का 18% x के 54% है, यानी कि ये इसके बराबर है, x के 54% के बराबर है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको काटेंगे 9 से कट जाएगा 2 बार में, 9 6 54 है ना। 2 से काटेंगे 3 बार में चला जाएगा, 3 से काटेंगे ये 20 बार में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आई वो आई 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 1, ऑप्शन 1 आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि एक पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो ऐसा बन करने से बना चित्र कौन सा होगा, है ना। ये हो गया, इस लाइन से जो है इसको मोड़ दिया जा रहा है, तो ये एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएगा इस तरह से, है ना। ये इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये बना देगा 8। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, चेक करें आंसर, आंसर इसका हो जाएगा 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और ये तय करें कि कौन सा से निष्कर्ष वक्तव्यों में से तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। वक्तव्य क्या दिया, सभी लाल पीले हैं, सभी लाल ये पीले हैं। कुछ पीले हरे नहीं है ना, कुछ पीले जो है वो हरे नहीं है, तो ये हरे हो गए जो नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं रह गया इसमें ना। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, कुछ पीले लाल है, कुछ पीले लाल है। हाँ बिल्कुल सही है ना, बाहर से जब अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ, और अंदर से अगर बाहर की तरफ आए तो लाल, जैसे कहा जाए तो सभी लाल पीले हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, है ना। सभी पीले हरे हैं, पीले और हरे का कोई रिलेशन बना ही नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। चेक करें निष्कर्ष किसमें मिल रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबल गैस को रखा गया है, वो रखा गया है वर्ग 18 में, इसको आप याद रखिए। वर्ग 17 में जो है हेलोजन को रखा गया, हेलोजन ग्रुप को। ठीक है, 18 में क्या क्या है, ये है हमारे कौन कौन से जो है नोबल गैसेज हो गई, ये हो गई हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, रेडॉन, है ना, ये सब है। और हेलोजन में कौन कौन आता है, ये आता है ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको भी आप याद रखिए।
ग्रुप 1 जो है हमारा वो अल्कलाई ग्रुप है, ठीक है, अल्कलाई ग्रुप। और ग्रुप जो 2 है वो अल्कलाइन ग्रुप है, ठीक है। और 2 से 3 से 12 तक का जो ग्रुप है ये ट्रांजिशन मेटल का है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल का है। इसको भी आप रखिए ना, ये अल्कलाई मेटल हो गया, मेटल हो गया, और ये अल्कलाइन मेटल हो गया ना, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68, अंजू है हिंदी में 80 में से 68, ऐसे लिखिए आप रेशो में, 68 में मिल रहे हैं 80 में से, ठीक है। गणित में अंजू को ये सब मिल रहा है, गणित में कितने मिल रहे हैं 46 60 में से। विज्ञान में कितने मिल रहे हैं 74 90 में से। और अंग्रेजी में 34 मिल रहे हैं 45 में से, है ना। तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक किस विषय में प्राप्त हुए, हमें अधिकतम प्रतिशत अंक निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, आप रेशो से ही निकालिए, है ना। देखिए जो डिवाइड हो सकता है पहले उसे डिवाइड कर दीजिए, है ना। इसे 2 से काटे तो ये 3 4 हो जाएगा, और ये जो है 40 हो जाएगा। एक बार 2 से और चला जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 17। इसको काटे तो ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23। फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इसको काटे तो ये 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 37। फर्दर ये भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब क्या करेंगे, हम सबका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 45 गुना 3, ये आएगा 180, है ना। 180 से तीनों ही संख्याएं कट जाएंगी, तो क्या करें, ये 17/20 था, 180 से गुणा कर दीजिए, है ना। ये 23/30 था, तो 180 से इसमें गुणा कर दीजिए। ये 37/45 था, 180 से इसमें गुणा कर दीजिए। ये 34/45 था, 180 से इसमें गुणा कर दीजिए। 45 से काटेंगे 4 बार हो जाएगा, इसकी गुणा कर दी, 4 चौक 16, हासिल है 3 चौक 12, है ना। 3 चौक 12 और 136 ही आया। इसको काटेंगे, ये 4 बार में चला जाएगा, 7 चौक 28, हासिल 2, और 4 तिया 12, और 2 12, और 2 14, ये आया 148। इससे भाग करेंगे 3 से 6 बार में चला जाएगा, 6 की इसको गुणा करें, 6 तिया 18, हासिल है 6 दूनी 12 और 1 13, ये आया 138, ठीक है। इससे भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा, 17 7 की 9 से गुणा कर दीजिए, 9 सते 63, हासिल 6, 9 में 1 हो गया, 9 6, 9 6 हो जाएगा 15, 153। अब देखिए हाईएस्ट नंबर इसका आ रहा है, हाईएस्ट नंबर ये आ रहा है 153, किस में आ रहा है, हिंदी सब्जेक्ट में, तो यही इसका परसेंट हो गया, है ना। आप चाहिए परसेंट निकाल लीजिए सबका, है ना। उसमें मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन पड़ जाएगी, है ना। पहले आपको 100 से 80 को भाग करे, बटे में आ जाएगा सब कुछ, आपको पॉइंट में आ जाएगा वो, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, रेशो में निकाल करके, ये पॉइंट में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, है ना। 153 यहाँ आ रहा है। अगर पूछा जाए सबसे कम किस में आ रहे हैं, तो सबसे कम आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में। कौन सा सब्जेक्ट था, ये अंग्रेजी का सब्जेक्ट था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके सारे आंसर को दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 वाक्य दिए गए हैं। यह निर्णय लें कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए कौन से वक्तव्य पर्याप्त हैं। 2016 में कंपनी एक्स में 2014 के मुकाबले लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। 2016 में 2014 के पूछ रहा है कि लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014 में कंपनी का लाभ 1 लाख था, जो 2015 से 10% अधिक था। जो भी रहा हो, लेकिन हम इससे 2016 की वृद्धि नहीं निकाल सकते हैं ना, कोई रिलेशन नहीं दिया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। 2016 में कंपनी का लाभ 2 लाख रुपए था, जो 2014 में 1 लाख से अधिक था, ना।
2014 में 2016 में 2 लाख का था, 2 लाख का, जो 2016 से 1 लाख का अधिक का प्रॉफिट था, है ना। जितना भी प्रॉफिट रहा हो उसके 1 लाख अधिक प्रॉफिट रहा है, तो ये हमें पता चल रहा है कि 2016 में इतना अधिक प्रॉफिट हुआ। इसका हम प्रतिशत निकालने, भाई 1 लाख से अधिक प्रॉफिट हो रहा है तो ये 100% हो गया, है ना। 1 लाख का 2014 में हुआ था और 2016 में 1 लाख अधिक हुआ है, तो ये हो गया 100%। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 केला अकेला पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया समस्या चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से एक में सन्निहित है, वह उत्तर चित्र कौन सा है। देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये केवल इसी में मैच हो रहा है हमारा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आंसर 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। कली चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रक्रिया करता है। कली चूना, है ना, यानी कि क्या हो गया, क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, सी और रिएक्ट विद वाटर, वाटर क्या होता है H2O, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा CaOH2। इसे क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, है ना। तो स्लेक्ट चूना बनाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। बराबर की जगह पे ये एरो है ना, प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, तो ये बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 में एक दिन को विरासत के रूप में देखा था। वहाँ पहले वैज्ञानिक थे लेकिन 1886 नहीं, 1885। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेशो से बना है। बिल्कुल सही, ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक ये भी देख लेते हैं, मनुष्य के 46 गुण सूत्रों में से 42 42 यानी 21 जोड़े ऑटोमस होते हैं, नहीं, है ना। ये होती हैं 44 जोड़ियां, 44 यानी कि 22 जोड़ियां ऑटोम्स होती हैं, और ये 4 नहीं 2, यानी एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी और 23 जोड़ी 22 जोड़ी होती है ऑटोसोमस। कुल कितनी होती है, 46 गुणसूत्र, जिसे कह सकते हैं 23 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दी गई श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाता है, दूसरा भाग, है ना, तो ये एक संख्या होगी जिसका दूसरा भाग, ये पहला भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग, आधा आधा बांट लेंगे, पूरा संख्या गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। तो 10 भाग कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे आ हमारा, तो इस भाग को उलट दिया गया, उलट दिया गया तो क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा परसेंट टी एफ क्यू 1 एट द रेट टी जेड जे यू, है ना, ये कर दिया गया, बाकी का आधा भाग ये हो गया। ठीक है, तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं इधर की तरफ कितने अक्षर किसी अक्षर के बाद, है ना, कितने अक्षर हैं किसी अक्षर के बाद किसी संख्या से आगे चले जाते हैं, है ना, संख्या, ये हो गई एक, है ना। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, इस प्रीसीड बाय लेटर एंड सक्सीड बाय नंबर, है ना, नंबर आगे है और प्रोसीड बाय लेटर, यानी कि लेटर के पीछे लेटर और ये नंबर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि 2 जो है लेटर हो और एक नंबर हो, है ना, ऐसे कितने जोड़े मिल रहे हैं।
यहाँ से देखिए हमें दो लेटर एक साथ दिखे, दो लेटर दिखाई दे रहे हैं इसमें और एक नंबर, एक ये बन गया, दो लेटर और किसी में नहीं। अब इसमें देखें दो लेटर इसमें मिल रहे हैं हमें और ये एक नंबर हो गया, तो ये दूसरा जोड़ा मिल गया, बाकी दो लेटर के बाद नंबर नहीं मिल रहा है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज एंगल ए आंतरिक रूप से बी सी को डी पर काटने के लिए द्विभाजित किया जाता है। त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया है ना, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो एंगल ए को जो है ऐसे काट रहा है, आंतरिक रूप से बी सी को डी पर काटने के लिए द्विभाजित करता है, बी सी को डी पर काट दिया ना, ये हो गया। बी डी, बी डी दिया है 7 सेंटीमीटर, डी सी दिया है 8.75 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सी ए की लंबाई कितनी है, सी ए की लंबाई पूछी गई है। देखो ये करेंगे हम रेशो मेथड से, है ना, इसका रेशो बटे इसका रेशो बराबर आएगा, तो 12/7 बराबर x बटा 8.75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 8.75 बटे में आ जाएगा 7। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये दशमलव उठाएंगे नीचे दो जीरो आ जाएगी, अलग से लिख लेते हैं दो जीरो को। इसको काटे तो ये 7 से जाएगा एक बार में, 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 5 इधर, 7 बचे 35, है ना। अब इसे काटे 25 से, ये 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। 4 से इसे काटे तो ये 3 बार में चला जाएगा और 3 की 5 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 15। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सहित 3/26 लंबी स्टील की छड़ में से 56 सहित 1/5 लंबी छड़ काट दी गई, बचे हुए छड़ की लंबाई कितनी है। बस दोनों को घटाना में अंतर निकालना, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना। जो रोड की लेंथ है वो 25 सही 1/6 है, इसमें दिखा गया 25 से 1/6 लंबी छड़ को काटा गया, नहीं ये लंबाई है उसकी, है ना, और ये काटा गया है ना, तो बड़ी में से छोटी को ही घटाएंगे तो जो है यही काटा जाएगा ना, बड़ी में से, अब उल्टा तो नहीं हो सकता, तो 56 सहित 1/5 ये बड़ा हिस्सा हो गया और उसमें से ये हिस्सा काट दिया गया, 26 सहित 3/26, ठीक है। तो दोनों को बड़ी में छोटी घटा देंगे तो बचा हुआ हिस्सा हमारा निकल के आ जाएगा। बस इसको कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 56 सहित 1/5 को, है ना, इसको भी ऐसे लिखेंगे तो ये वाला हिस्सा माइनस में आ जाएगा ना, अगर हम कॉमन लें तो ये अंदर हिस्से से प्लस में आ जाएगा ना, तो ये -3/26, 20 में से इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस का 1/5 -3/26, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, ये आएगा 26 गुणा 5, 26 गुणा 5 कितना है, यहाँ देख लीजिए सब में 130 है तो इसकी वैल्यू हो गई 130, 26 की गुणा इसमें हो जाएगी और पांतियाँ हो जाएगा 15, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 11, 11 सही 11 बटे में 130 ना, ये 36 था प्लस में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 सहित 11/130, 36 सहित 11/130 हमारा ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। बर्फ का पिघलना, ये एक भौतिक अभिक्रिया है ना, भौतिक परिवर्तन है ना, बर्फ पिघल गई हम वापस ठंडा करके उसे बर्फ बना सकते हैं। आयोडीन क्रिस्टल का उधर्वपातन है ना, उधर्वपातन में मतलब जो है कोई सॉलिड
कोई सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, है ना। तो कोई सॉलिड जो है गैस में बदल जाएगा, वापस हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और गैस को सॉलिड में बदलने के प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन, है ना। ये प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। ये भी एक भौतिक परिवर्तन हो गया, यहाँ लिख देते हैं भौतिक परिवर्तन हो गया, है ना। गैस में बदल गया, गैस को वापस हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। गीले कपड़े को सुखाना, गीला कपड़ा सूख गया है, वापस हम इसे गीला कर सकते हैं, ये हो गया भौतिक परिवर्तन, है ना। मक्खन का खट्टा होना, एक बार मक्खन खट्टा हो गया तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, है ना। इसी तरह से होता है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे ईंधन का जलना, ईंधन का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया ना। रिवर्स नहीं कर सकते हैं जिस चीज को, वो एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि दिए नीचे दिए गए पूर्व धारणाओं में से कौन इसमें अंतर्निहित है। तर्क क्या दिया गया, तर्क या कथन, बंगाल की खाड़ी में दबाव के दौरान हवा सभी होर्डिंग को उड़ा ले गए ना, जो है दबाव के दौरान। पूर्व धारणाएं क्या हो गई, हवा तेज थी, हो सकता है हवा तेज हो उसको ऐसे होर्डिंग को उड़ा लिया गया। दूसरा पूर्व धारणा क्या, होर्डिंग सही तरीके से नहीं लगाए गए थे, ये भी हो सकता है ना। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है ना। हवा तेज थी इसलिए उड़ा के ले गई, या होर्डिंग सही से ना लगी हो इस वजह से, हमें कंफर्म नहीं पता कि दोनों हवा तेज थी या होर्डिंग सही से नहीं लगी थी, लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटी हमें समझ आ रही है कि ये दोनों की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो क्या हो जाएगा, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या ये पॉसिबिलिटी होगी, और के साथ, है ना। हमें कंफर्म नहीं है दोनों में से कौन सा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो पूर्व धारणा एक या पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे दिया गया है कि अनुक्रम का उपयोग करते हुए उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में शामिल नहीं है। ए जी, ए ये रहा, जी ये रहा, गैप कितना, एक दो तीन चार, है ना। चार का गैप आ रहा है, एक और एन, एक कहाँ पे, एक है यहाँ पे, एन है यहाँ पे, यहाँ चक्कर एक दो तीन, और चौथे पे एक उधर, तो बीच में जो आ रहा है तीन का गैप आ रहा है ना, तीन तीन का गैप। चार और छः, चार यहाँ पे है, छः यहाँ पे, एक दो तीन का गैप है भाई, यहाँ पे तीन का गैप। एन और एफ चेक करते हैं, नीचे चेक कर लेते हैं, एन ये रहा, एफ ये रहा, गैप देखिए एक दो तीन, चार का गैप आ रहा है तो आ रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे हो गया चार का गैप, पूछा है श्रृंखला में शामिल नहीं है, तो ये जो है तीन सेम आ रहे हैं, ये अलग हो गया, तो ये श्रृंखला में शामिल नहीं है, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। मैंने पहले ही बताया था, ये अपरिमेय संख्या जैसे अंडर रूट दो आए, अंडर रूट तीन है, मतलब जिसका वर्गमूल ना बना हो पूरा, है ना, तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। और जिस जैसे ये दो तीन, ये परिमेय संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या, है ना। कोई संख्या जैसे अंडर रूट फोर है, इसको हम निकालेंगे तो दो बन जाएगा, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। बस हमें यही चेक करना है, सबका हम वर्गमूल निकालेंगे, 7840 लास्ट से जोड़े बनाते हैं ना। तो नूनी में 81 तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, 8×2 = 64 होगा, घटाएंगे एक चार चार जीरो आ जाएगा, है ना। 8 में 8 जोड़ेंगे, ये आएगा 16,
अब 16 में जो है 9 की गुणा कर दे तो ये आ जाएगा उससे बड़ा, है ना। 7 की गुणा करके देखते हैं। 7 का 9 हासिल 4। देखिए कुछ भी हो हमें ये पता चल गया कि ये क्लियरली संख्या नहीं है ना। यहाँ 0 आ रहा है। 7 के में भी पहाड़े में जो है 9 आएगा, 8 में भी जो है 4 आएगा, है ना। 9 में 1 आएगा, तो ये तो पूरी तरह से डिविजिबल है ही नहीं। और डिविजिबल नहीं है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, है ना। बाकी का निकालिए, बाकी देखिए निकल जाएगा 2916, है ना। पचू पचू 25, बचेगा कितना, 4 1 6, तो 5 में 5 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। अब देखिए 4 की गुणा कर दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये 4 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 54। इसका करें हम 4489, है ना। इसका जोड़ लास्ट से जोड़े बनाते हैं, है ना। तो क्या हो जाए, 6 6 36, 7 7 49 तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 6 36, है ना। 4 और 4 8 का अंतर है, 8 8 9, 6 गुणा करें तो 6 से ही जोड़ना पड़ेगा, 12। अभी देखिए किस में आ रहा है ये, 7 से, है ना। 7 की गुणा करें, 12 7 7 49 का 9 हासिल 4, 12 7 84 और 4 88, तो ये हो जाएगा 67 का वर्गमूल, है ना। तो ये भी एक वर्गमूल हो गया, 1024। आप इसका भी निकाल सकते हैं, लास्ट से जोड़े बनाइए। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, एक बचेगा, एक तो 4, 3 को जोड़ेंगे 6 हो गया, तो 2 की गुणा कर देंगे, ये 2 से चला जाएगा, ये 32 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो ऑप्शन 4 3 2 ये सब स्क्वायर बन रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो ये हमारा ये एक अकेली अपरिमेय संख्या हो गई। बाकी क्या हो गई, बाकी को बोलेंगे परिमेय संख्या, इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक मतलब जिसमें 3 से ज्यादा परमाणु संख्या हो, है ना। जिसकी सब परमाणु संख्या 3 से अधिक है उसे पॉली एटॉमिक बोला जाता है, ठीक है। सोडियम, सोडियम का है एक, इसमें एक ही एटम है ना, तो ये बोला जाएगा मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है। आर्गन, आर्गन में भी एक ही परमाणु होता है, तो ये भी जो है मोनो एटॉमिक बोला जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में होता है 2 का परमाणु, तो ये बोला जाएगा डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, है ना। ऐसे ही CO2 को ले ले तो बोला जाएगा ट्राई एटॉमिक, ठीक है। सल्फर, सल्फर का जो होता है ये S8 होता है ना, तो इसमें जो है 8 परमाणु आ गए, 3 से अधिक हो गया, तो ये हो गया पॉली एटॉमिक, है ना। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कथन क्या है, पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार है, नहीं। वायु का गर्म होना और ठंडा होना, है ना। जब वायु गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी वायु उसकी जगह लेती है, तो इस तरह से जो ये पवन बहने लग जाती है ना। गर्म जो ठंडी हवा गर्म एरिया की कवर करने लग जाती है, गर्म ऊपर उठती है तो जगह खाली रह जाती है, तो उसको ठंडी जगह ठंडी हवा कवर करती है, तो इस तरह से पवन चलती है। तो ये पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार, ये गलत हो गया ना। एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि इसके दहन के उत्पाद गैर विषैले होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो है पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा ना, ठीक है। कोयला O2CH2 है ना, और कोयला O2 और H2 है ना, नहीं। कोयला जो है कार्बन और हाइड्रोजन और आधा मुक्त कार्बन के, कार्बन और हाइड्रोजन का एक जटिल मिश्रण है ना, तो ये बात कह रहा है, ये गलत हो गई है ना। तो कोयले के एक छोटी मात्रा के नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक मौजूद है ना। हाँ, ये लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन और कोयले के नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक मौजूद है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन दिया होता तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती, तो हमारा जो है सी स्टेटमेंट भी गलत हो गया, स्टेटमेंट केवल एक सही हुआ, बी।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 आंसर हो जाएगा। केवल कथन बी सही है, कथन ए और सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दोनों द्रव्यमान M1 और M2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर हैं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 है। बिल्कुल सही। F बराबर होता है G(m1 m2) बटे r स्क्वायर, है ना। तो फोर्स जो है उन दोनों ही द्रव्यमान के गुणन के और दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो कौन भारी है कौन ज्यादा है इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं, तो अनुपात बराबर आएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम जी की एसआई इकाई है। जी की एसआई इकाई निकालें तो यहाँ से आर ऊपर चला जाएगा, जी एफ आर स्क्वायर बटे M1 M2 आ जाएगा। तो क्या यूनिट आएगी? न्यूटन, ये दूरी होगी, दूरी की यूनिट होती है मीटर, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है ना। और M1 M2 ये केजी होगा, केजी स्क्वायर। अब चेक करें क्या कहा था, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, वर्ग किलोग्राम ना, वर्ग किलोग्राम जी की एसआई इकाई है। ये बिल्कुल सही हो गया, है ना। आपको इसकी वैल्यू भी याद रखनी चाहिए, ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एक नियतांक है, सार्वभौमिक, है ना। इसको याद रखिए इस वैल्यू को। दूसरा क्या कह रहा है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। नहीं, ये एक नियतांक है, इसका किसी भी चीज से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये किसी ना दूरी पर निर्भर करेगा और ना ही मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। स्टेटमेंट क्या हो रही है, ए और बी राइट हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें खाली बी दिया हुआ है, इसमें जो है सी आ गया है, डी आ गया जो गलत है। तो और बाकी में बी और सी है ना, बी सही है सी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आया ही नहीं किसी में, ए और बी, तो ये इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण के मान का पता लगाएं। समीकरण के मान का पता लगाना है, ये तो सिंपल ही हो गया। 3 से इसे भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 से इसे भाग कर देंगे ये 18 बार में चला जाएगा, है ना। तो 6 5 11 हो गया, 11 में से 18 घटाएंगे माइनस का 7 आ जाएगा, है ना। इसको जैसे कंफ्यूजन हो कि क्या है, ये ऐसे लिख लीजिए, गुणा 6 बटे में, है ना। जो भाग वाला है वो बटे में कर दीजिए, प्लस का 5। अब देखिए इसको काटेंगे, आपको क्लियरली समझ आएगा कि 6 में से 2 गया, 2 में से भाग करेंगे 18, 6 5 11, 11 माइनस 18 घटाएंगे तो माइनस के साथ, है ना, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? वो है कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका 4 विषयों पी सी बी और एम में 4 छात्र डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, है ना। ये छात्र हो गए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये विषय हो गए पी सी बी एम। ठीक है, प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक हैं। ठीक है, चारों छात्रों के अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत में कितना अंतर है? अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे कि जो है हम इस छात्र के हम सारे अंकों को जोड़ देंगे, है ना, इसके सारे अंकों को जोड़ देते हैं। प्रतिशत हम अलग अलग का ना निकाल के हम सबका जोड़ देते हैं कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे
है ना, उसके उतना ही प्रतिशत ज्यादा, और जिसके कम होंगे उसका उतना ही कम होगा। तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से हम परसेंटेज को निकाल लेंगे। दोनों के अंकों में जितना डिफरेंस होगा उस डिफरेंस से हम परसेंटेज को निकालेंगे। ठीक है, तो अब से जोड़ लीजिए, है ना। देखिए ये हो जाएगा 90 और 50 हो जाएगा 140। 140 में 70 जोड़ेंगे 210 हो जाएगा, और 85 जोड़ देंगे हो जाएगा 295, है ना। आउट ऑफ कितना 400। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 400 में से ही आ रहा है सबका, है ना, क्योंकि प्रत्येक विषय में 100 अंक है, अधिकतम 100 अंक। इसको और इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 150। 150 में 80 जोड़ेंगे 230। 230 में 60 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 290। इसको जोड़ देंगे 60 और 40 हो जाएगा 100, और 190 20 जोड़ देंगे 210, है ना। इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 80 और 40 120। 120 में 90 जोड़ देंगे 210। 210 में 65 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 275। अब देखिए सबसे अधिक किसमें मिल रहे हैं 295 मिल रहे हैं, सबसे कम किसमें मिल रहे हैं 210 अंक मिल रहे हैं। डब्ल्यू को सबसे ज्यादा मिले, सबसे कम वाई को मिले हुए हैं। इनका अंतर निकाल लीजिए, 210 और 95 से 210 को घटाएंगे, ये आएगा 85। ठीक है, अब 85 है ना, तो नंबर कितने हैं, नंबर है 400 में से। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, है ना। 4 से इसे भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, उसके बाद 10 आ रहा है तो इसे भाग करेंगे 25 आएगा, 21.25। आंसर क्या हो जाएगा 21.25। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए दूध से जो है बटर बनता है, और तेल जो निकलता है वो बीज से निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट दिया गया। 4 सेंटीमीटर का वर्ग बना ले हम, ये वर्ग हो गया, ठीक है, और ये टुकड़ा काट दिया गया 1 सेंटीमीटर का, ये भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर की, और 1 वर्ग सेंटीमीटर के ऐसे 4 टुकड़े काट दिए गए। हर ऐसे टुकड़े में एक कोण है जिसकी परिधि कितनी है, इसकी परिधि कितनी है, और इस प्रकार से बने अष्टकोण का क्षेत्रफल कितना है। ये जो देखिए अभी अष्टकोण बन गया ना, एक भुजा ये, एक ये, इस तरह से अष्टकोण बन गया, है ना। अभी पूछ रहा है इस अष्टकोण का परिमाप कितना है, परिधि कितनी है, परिधि या परिमाप एक ही बात हो गई, है ना, और इसका क्षेत्रफल कितना है इस पोर्शन का, ये निकालने के बाद, है ना, ये कितना निकाला गया, 1-1 सेंटीमीटर कोना काटा गया, है ना, 1-1 सेंटीमीटर का कोना काट दिया। अब देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना, और ये कर्ण हो गया। तो कर्ण कितना निकलेगा, ये निकलेगा √2। ठीक है, ये सब जगह 1-1 ही है तो ये 1-1 है, ये √2 हो गया, ये भी √2 हो गया, ये भी √2 हो गया, है ना। टोटल भुजा कितनी थी, ये 4 थी, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, तो यहाँ से कितना बचा 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो परिधि या परिमाप कितनी आएगी, पेरीमीटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, और ये अंडर रूट 1 2 3 4, 4 अंडर रूट जोड़ जाएंगे 4 √2, ये आ गया पेरीमीटर इसका। चेक करें आंसर, आंसर केवल एक ही है, 8 + 4 √2, 8 + 4 √2 एक ही है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा करेक्ट। बाकी को निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस करनी एरिया, है ना, एरिया निकालना है। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, इस वर्ग का एरिया निकाल लेते हैं। वर्ग की भुजा कितनी है 4, 4 ये है तो वर्ग है तो सभी भुजाएं समान है, तो एरिया क्या आएगा 4 × 4 = 16, है ना।
उसमें से हम ये एरिया निकाले थे। इस तरह के 4 त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, ये इस तरह का एक त्रिभुज बन रहा है ना, इस पोर्शन को ले लिया हमने ऊपर, एक ये है एक ये है। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक ही एक से गुणा करेंगे है ना, तो ये 1/2 ही रह गया। तो यहाँ पे कर दीजिए ए आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आधार हो गई, ये ऊंचाई हो गई। अब देखिए एक से अगर एक ही रहेगा, 2 से भाग करेंगे तो ये 4 जो 2 बार में चला जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो एरिया कितना आ रहा है, 14 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो वो चित्र ढूंढना है जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें ये चारों बने, सारी जगह बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक छोड़ दिया गया है, यहाँ पे एक छोड़ दिया गया, यहाँ पे एक छोड़ दिया गया। तो समूह से संबंधित कौन सा नहीं हुआ, ये सब एक जैसे हो गए, ये अलग हो गया है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 24.2 किलोग्राम घी का मूल्य 12,525 रुपये 92 पैसे है, तो समान गुणवत्ता के 8.5 किलोग्राम घी का मूल्य कितना होगा। देखिए क्वेश्चन है सिंपल सा, लेकिन इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई है। 24.2 kg का मूल्य दे रखा है 12,525 रुपये 92 पैसे। 8.5 kg का वो मूल्य सोच रहा हूँ, उसे हमने मान लिया, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.5 की गुणा इससे हो जाएगी 12525.92 गुणा 8.5 बटे में आ जाएगा 24.2 है ना। ये दशमलव से ये दशमलव चली जाएगी, इसको हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगी। 5 से भाग करेंगे 20 बार में चला जाएगा और ये 17 बार में चला जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 121 हो रहा है ना, 2 निकाल दें 121, तो 11 गुणा 11 का फैक्टर होगा। इसे चेक करते हैं 11 का क्या ये फैक्टर क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 5 11, 6 5 11, 11 और 2 13 है ना। और ये 2 और 2 4, 9 4 13 है ना। यानी अल्टरनेट जो है इसका डिफरेंस जो है जोड़ने पर 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब है 11 से डिविजिबल है। इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 से इसे काटेंगे, 11 से एक बार में चला जाएगा, ये एक बचेगा, 15 है ना, 11 एकम 11 तो 4 बचेगा, 11 तिया 33, तो ये 9 बच रहा है, 9 5 11 8 88 है ना। कितना हो जाए 5 2 7 7 79 बच रहा है, इससे 77 चला जाएगा, 11 7 77। ठीक है, 2 बचेगा, 11 दूनी 22। ये हो गया, इसको यहाँ लिख देता हूँ 113,872। 11 और बच रहा है, चेक करते हैं ये भी हो जाएगा कि नहीं। 3 और 1 4 7 4 11, 1 और 8 9 9 2 11, तो ये भी डिविजिबल है 11 से। इसको काटेंगे, 11 एकम 11, एक जीरो आ जाएगी, 11 तिया 33, 5 और 7 बचे, 11 बचे 55 और ये 2 बच रहा है, 11 दूनी 22 है ना। इसको इधर लिख देता हूँ 10352 आया। इसको 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 5 1 7 6 है ना। एक जीरो ये बच रही है, इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 25 8 16 और 8 16। ठीक है, एक जीरो बच रही है, यहाँ पे ये दशमलव आ जाएगा, इसे हटाएं तो अब देखिए इसे यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, या इसको जीरो का बाद में लगे दशमलव है ना, जीरो से बाद में से काटिए, जीरो इधर ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 सते 56, डिजिट क्या आ रहा है 6। बस ये देखिए 6 किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन बी में है ना। तो भाग करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा हमारा, ये मिल रहा है ऑप्शन 3 में। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी सवाल कुछ नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है। वो करता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम।
जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है ना। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आप इसको भी याद रखिए ना। संवेग संरक्षण का नियम, और ये हो गया न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ये संवेग का नियम कहते हैं ना, संवेग का नियम। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु विक्रय मूल्य ₹25.92 और लाभ 8% है तो इसका क्रय मूल्य कितना हो? क्रय मूल्य जो भी हो वो 100% ही होता है ना, और लाभ जो होता है वो इसी पर इसके 100 के ऊपर हो जाता है ना, तो ये हो गया 100, ये लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? वो हुआ 108% है ना। विक्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस 100% हो गया, प्रॉफिट 8% हो गया, विक्रय कितना हो जाएगा? 108% बराबर है 2592 के। 108% बराबर है 2592 के। पूछा है क्रय मूल्य निकालने को, 100% की वैल्यू पूछी है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स की वैल्यू एक्स की गुणा इसमें हो रही है तो ये बटे में आ जाएगा, है ना। 2592 गुणा 100% बटे में 108%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसे 4 से भाग करें तो ये 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 है ना, ये 25 बार में चला जाएगा। इसको 9 से भाग कर दीजिए ना, 9 से 3 बार में चला जाएगा, 9 से इसे काटे, 9 दूनी 18 और 7 और 9, 9 अठे 72 है ना, 72 से उठाएंगे, फिर से 7 और 2 बचा तो 9 अठे 72 हो गया। ये गुणा 25 से 3 से एक बार में चला जाएगा, 3 सते 21 ना, 3 नीम 27, 1 8 बचेगा, 3 छिंग 18, तो इस 26 की 96 की गुणा 25 से कर देंगे ना, 96 गुणा 25, यहाँ से 4 को बाहर निकाल लें तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 गुणा 4 गुणा 25, ये हो गया 100। इसकी गुणा कर दीजिए, ये हो गया 2400। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, और जूल किसकी है? वो कार्य की इकाई है। वाट किसकी इकाई है? पावर की, है ना, शक्ति की इकाई बोल दीजिए आप। ठीक है, वाट की एक और इकाई निकल के आ जाएगी, जूल पर सेकंड, आप इसको भी याद रखिए। कूलम किसकी इकाई है? ये है आवेश की, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग बट खामोश दी शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है भारती एस प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन से सा वक्तव्य पर्याप्त है। प्रश्न क्या है? एक्स वाई जेड के औसत अंक जो है 180 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग निकालें तो 180 गुणा 3 होगा, है ना। एक्स के अंक कितने हैं ये पूछा गया है। वक्तव्य क्या है? वाई और जेड एक साथ 50 अंक प्राप्त करते हैं, तो y और z को मिले हैं 50 अंक, है ना। तो y और z का हम इसमें से घटा देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं है। खाली हम सबसे ये नहीं पूछा गया कितनी वैल्यू आएगी, सिर्फ अंक पूछा है कि कितने हैं, वो हम निकाल लेंगे, है ना। ये 50 हो गया, 50 को इधर ले जाएंगे, बस कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यहाँ क्या है? x और z के एक साथ अंक 60 हैं, तो x और z के एक साथ अंक 60 है, तो यहाँ से हम x का मान नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर हम y का मान तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें x का मान नहीं पता चलेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और ये केवल यही स्टेटमेंट हमारी एक सही रहेगी। आंसर क्या हो जाएगा?
दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक अकेला पर्याप्त है जबकि दो अकेला पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे की दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगा, है ना। चित्र श्रृंखला में आगे देखिए, भरा हुआ ये खाली है, भरा खाली, अगला भरा हुआ आएगा, ऑप्शन में सारे के सारे भरे हुए हैं, है ना। देखिए ये जो है खाली है और ये भरा हुआ है ना, ये एक उसका ही जो है भरा हुआ इमेज हो गया। तो हमारा जो है इसका भी जो है भरा हुआ इमेज ये हो जाएगा, है ना, दो एरो वाला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले इसका यानी खाली रहा होगा, है ना, तभी इसका ये भरा हुआ आ गया, खाली से भरा हुआ, है ना, ये खाली ये भरा हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है ये ऑप्शन? ऑप्शन सी है हमारा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 68वें गणराज्य दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे शेख अब मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए क्रम में प्रथम 16 अंकों का योग क्या है? 16 अंकों का हमसे योग पूछा गया। देखिए इसको हम भाग कर दें तो ये आएगा 6.5, इसको भाग कर दें ये आएगा 7.5, यानी जो सीरीज है वो है 0.5 का डिफरेंस, है ना। 0.5 का इसमें डिफरेंस है, 0.5 का इसमें डिफरेंस है। सीरीज चल रही है 0.5 डिफरेंस की, यानी समांतर श्रेणी हो गई, है ना, समांतर श्रेणी हो गई जिसका डिफरेंस है 0.5 का, है ना। प्रथम पद क्या है? ये है 6। तो योग के पूछा हुआ प्रथम 16 का, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n/2 2a प्लस n-1d। n क्या है? नंबर ऑफ संख्याओं का योग, है ना, तो n ये हो जाएगा 16। बस रख दीजिए, 16/2, 2 गुणा a की वैल्यू है 6, n है 16, घटाएंगे 15, डिफरेंस 0.5 का। इसको सोल्व कर लीजिए, इसे 2 से भाग करेंगे 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस इस कैसे लिख सकते हैं? 15/2 लिख सकते हैं आप इसे, है ना। ये 12 है और ये प्लस है, 12 की इसमें गुणा कर दीजिए, 12 गुणा 8 प्लस 15/2 गुणा 8, 2 से भाग करेंगे 4 बार में और 15 चौके होता है 60। ठीक है, और 12 की 8 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 96। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 156। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 का 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2017 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत को हराकर जीत हासिल की है? वो की है इंग्लैंड ने। अब पुराना क्वेश्चन हो गया, है ना। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के 41 से लेके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।